तो देखिए हमारा ना लेक्चर नंबर है 11। इसके अंदर हम सेल्स टैक्स डीरेगुलेशन, सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग पे बात करें। इसमें बात करें ब्लैक लिस्टिंग पे। तो कुछ लोग आए हैं क्लास में, इनसे जरा हाल है बच्चों। अच्छा, तो बिरयानी खा लेनी चाहिए, जिद पे नहीं अड़ना चाहिए किसी भी रानी के साथ, चाहे उसका नाम लाओ। अच्छा बच्चों, तो बात है आज का टॉपिक था सेल्स टैक्स डीरेगुलेशन, सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग। अब आप लेट आए तो आप 5-10 मिनट मुझे भी ज्यादा देंगे, काम खत्म करके जाएंगे। अच्छा, तो अब बच्चों बात ये होगी कि डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि a person who is not required to register can be de-registered। एक बंदा है जिसको जरूरत नहीं थी रजिस्टर होने की, वो डी रजिस्टर हो सकता है, या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब उसका रजिस्टर रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डी रजिस्टर क्यों होना चाहता है, जरा गौर फरमाएं। बात यह है कि आप जानते हैं कि कुछ इनपुट टैक्स ड्यू हो जाते हैं, कुछ इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। बात वो काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है, और बड़ी अमाउंट ना भी हो तब भी कारोबार को वाइंड अप करते हुए ये तो जरूरी है ना कि अगर फर्ज किया कि हमने एक जो है वो पैसा जमा कराया हो तो हमें मिलना चाहिए। उसको लेने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब ही हमारे बेनिफिट से हमारे क्रीडेंशियल क्लियर होंगे। तो क्रीडेंशियल क्लियर होने से वो जो पैसा निकलता है एफपीआर की तरफ हमारा इनपुट की मद में, वो हमें मिल जाएगा। तो कहते हैं कारोबार क्या हो जाए, क्या मतलब, सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस, को कारोबार आगे चलाना नहीं चाहता, बंद करके जा रहा है। ठीक है जी, सही होगी बात। उसका ससुराल दूसरे शहर शिफ्ट हो गया है, तो उसकी मजबूरी है, दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गया। अच्छा बच्चों, हिज सप्लाईज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब जो पहले जो काम कर रहा था ना, वो सप्लाईज पहले आती थी इनपुट टैक्स की मद में, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि उसकी सप्लाईज अब इनपुट टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दी गई है। जैसे कि कपड़ा बनाता था, कपास ज्यादा इस्तेमाल होती थी, हुकूमत ने, मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ ऐसा होगा नहीं, हुकूमत ने कहा कि जो यॉर्न है ना उस पे भी इनपुट टैक्स माफ कर देते ताकि हमारा कपड़ा और अच्छा बने और सस्ता बने। तो अगर उसमें पहले से कॉटन पे तक था ना एग्रीकल्चर, लेकिन प्रोसेस के ऊपर चीनी बनाने पे, धागा बनाने पे टैक्स है ना। अच्छा, वो भी अगर बंद कर दिया तो अब उसको जरूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने। देन उसके बाद क्या है, he transfer or sales his business। उसने बिजनेस सेल कर दिया, तो जो नया बंदा आया आबिद है, बशीर है, वो दोबारा रजिस्टर्ड हो ना, आपको अपना नाम वापस लेना। एंड देन क्या है, मर्जर विद, तो फिर अनदर पर्सन दूसरे बिजनेस मर्ज हो गया, फिर उसके हिसाब से होगा। या फेलियर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर द 6 consecutive months, नहीं कर सका, तो अब नहीं कर सका तो ठीक है, उससे एग्जिट कर चुका है, तो वो कहता है ठीक है, मुझे फिर डी रजिस्टर करके मेरे बेनिफिट तो मुझे दे दो, अप्लाई तो करेगा। ठीक है, हाँ इस केस में जरा अच्छी डिडक्शन नहीं मिलती, क्रेडेंशियल क्लियर कराने मुश्किल हो जाते हैं वैसे। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ डी रजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, पहली बात यह है कि ही सीज टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। उस बंदे के लिए ये हम सारी बातें कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये शेल अप्लाई टू कमिश्नर हु मे इशू एन ऑर्डर ऑफ डी रजिस्टर आर कैंसलेशन ऑफ रजिस्टर। आप लोग इसके लिए दो टर्म यूज करते हैं कि जी मैंने कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करा ली है या मैंने डी रजिस्टर करा लिया, दोनों एक ही है। तो वो कितनी देर में करेगा, लेटर ऑफ विद इन द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन, यानी 3 माह इसमें लग जाएंगे। ये तीनों बातें हम पीछे पढ़ते हैं, क्लियर जी। अच्छा, अब क्या होगा कि प्रोसीजर एंड टीम सेट टू मैनेज द लायबिलिटीज विद इन 90 डेज। टीम बनेगी जिसमें नुमाइंदे बैठेंगे, उनके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठेगा और वो सारे इश्यूज को देखेगा, क्योंकि पैसे जो ज्यादा भी तो नहीं ना दे देने, और ये भी नहीं कि हड़प कर जाने। लिहाजा ए पर्सन हैज टू प्रूव देन ऑडिट इज डन, तो आपको प्रूफ देना होगा ना जो आपके डॉक्यूमेंट हैं,
और ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट का मतलब ये नहीं कि वो वाला ऑडिट, तो ऑडिट से मरा था हर डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करके देख लेंगे कि वाकई इतना आपकी लायबिलिटी निकलती है उनकी तरफ। इफ नॉट डन विद इन द 6 month गिवन अ चांस टू लिसन, कि अगर 6 माह में आपकी तरफ से कोई मसला हो जाता है तो आपको सुना जाएगा। इसका मतलब आपको सुना जाएगा। यहाँ ना मैंने कट ऑफ किया हुआ, याद रखना है, मैं इसको MIE लिख देता हूँ कि मैंने मेक इट इजी किया हुआ, चूंकि बहुत लंबे थे 2-3 पैराग्राफ, तो मैंने कहा इतने लंबे पैराग्राफ ना तो इतने नंबर एग्जामिनर देता है और ना ही बच्चा इतना क्रक्स निकाल सकता है, तो इसका क्रक्स मैं निकाल देता हूँ कि क्या है कि 3 माह के अंदर अंदर ये सारा हो जाएगा। और अगर कोई मसला हुआ तो आपको क्या होगा, आपको सुना जाएगा ना, यानी आपकी राय ली जाएगी। अगर आप मुतमईन नहीं है, वो पैसे कम निकालते हैं, आपके ज्यादा हैं, देन आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ कमिश्नर, जब आप कमिश्नर, हाँ कमिश्नर का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो वो क्या कर देगा, ऑर्डर इशू कर देगा अगर वो मुतमईन हो गया। इससे होता है बीच में कंट्रोवर्सी भी आ सकती है, और कंट्रोवर्सी क्या आ सकती है कि वो जो टीम बैठी थी उसने आपके पैसे कम निकाले, आप कहते हैं मेरा इनपुट टैक्स ज्यादा जमा हुआ है, मुझे उसमें से ज्यादा हिस्सा मेरा निकलता है, तो फिर क्या होगा कि कमिश्नर सुनेगा, आपको सेटिस्फाई होगा, जिस अमाउंट में भी उसके मुताबिक आपको डी रजिस्टर कर देगा। अच्छा, अब आगे है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑफ where a commissioner is satisfied that a registered person has issued a fake invoice। अच्छा, ये satisfaction से ये ना समझ लेना ये वो वाला मुतमीन है, इसका मतलब है जहां वो कॉन्फिडेंट हो गया, किस चीज पे कॉन्फिडेंट हो गया, कि इसने फेक इनवॉइस दी है, या इसने टैक्स एवेजन की है, या इसने हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सच सेटिस्फैक्शन इंक्लूड फॉलोइंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जब हमने बंदा भेजा उस एड्रेस पे वो बंदा नहीं था, वहां पहुंचे, जाके पूछा कि जनाब यहाँ पे आबिदन कंपनी थी, मेरा आबिदन कंपनी तो सर कोई नहीं, यहाँ तो शुरू से मैं घास चढ़ाता हूँ, बकरियां खाना खाती, देखिए कितनी तगड़ी होगी, इस तरह के रखते। नॉट अलाउ एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, आप जाके खड़े हुए कि मैं अंदर आना चाहता हूँ ऑफिस के, आपने नहीं अंदर मेरी बेगम है, वो कपड़े चेंज कर रही है, ये वो तैयार हो रही शादी, तो कहने का मतलब आपने अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्ड नॉट शोन, अब आप बहाने करे वो फाइल कहा दी, आबिद कहाँ रखी थी फाइल, बेवकूफ आदमी, मैंने तुझे कहा था तैयार रखना, नहीं रखी, वो क्या कहेगा, वो कहेगा फाइल नहीं है, तो देन केस बनता है। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल क्या है, एक्सेसिव इनपुट आ रही है, सेल इतनी है नहीं जितनी इनपुट आ रही है, गाड़ियां बिकती हैं 10 और तुमने स्पेयर पार्ट ले रहे हो 1000 के, मिसमैच हो गया ना। और भी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं इसके अलावा भी, लेकिन मैंने उतनी को रखी जितनी को आपको समझ आए। अच्छा, MIE में अगर कोई ओरिजिनल पढ़ना चाहता है तो किताब हाजिर है, ठीक है, शहादत का जो दर्जा वो मिल सकता है। मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम ब्लैकलिस्ट एंड अनरजिस्टर्ड, कोई हादसाती तौर पे 4 अलायरिम खरीद लिए, 12 अलायरिम खरीद लिए, 2 सेट खरीद लिए, 3 खरीद लिए अनरजिस्टर्ड से, बता दिया ये गलती होगी, लेकिन आप बड़े बड़े माल खरीद रहे और बाद में क्लेम कर रहे हैं कि वो सॉरी बंदा तो ब्लैक लिस्ट था। इतनी बड़ी डील करते हो तो पता ना लगा, क्या ख्याल है जी, है कि नहीं। अच्छा, नॉट फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, नॉट फाइलिंग सेल्स टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइलिंग कर रहे, एंड देन एनी अदर रीजन, कोई और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि नए नए फ्रॉड इजाद होते रहते हैं, तो कोई और रीजन भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी, ठीक है, सस्पेंड किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। अच्छा, सस्पेंशन की रीजन अगर वो वाली है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने रिकॉर्ड नहीं दिया, तो सस्पेंड कर देंगे। लेकिन अगर बीच में वोलाटिलिटी और क्राइम भी इन्वॉल्व है तो फिर क्या करेंगे, ब्लैक लिस्ट। और अगर आप 2 महीने रहते हैं, फिर 2 महीने गायब, फिर 6 महीने बाद आते हैं, फिर गायब, तब भी आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। यानी बड़ी बुरी हरकत करने की सूरत में आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगी, आप दोबारा आ जाएंगे, हियरिंग होगी ज्यादा और आप क्लियर कर देंगे अपनी बातों को दोबारा, फिर आप क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट किए गए तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई बड़ी शरारत की है,
आपने कोई बड़ी शरारत की है। तो ऐसी सूरत में रीजन फॉर ब्लैक लिस्टिंग तो जो भी होगी सो होगी, ठीक है, वो वाज़ह की जाएगी। तो इन केस ऑफ क्या है, ऑफेंस, ठीक है, आपने ऑफेंस किया है, कमिश्नर ब्लैक लिस्ट कर देगा आपको। और ब्लैक लिस्ट करने की सूरत में पता है क्या करेगा, ड्यूरिंग दिस इनपुट टैक्स नॉट एडमिटेड ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन, आपका इनपुट टैक्स एडमिट नहीं होगा, यानी उसको फिर आपको मिलेगा नहीं, समझिएगा आपका वो नुकसान ही नुकसान। दूसरी तरफ वो सारी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। फिर दूसरी बात, कॉपीज और सर्कुलेट की जाएंगी किसको, कंसर्न डिपार्टमेंट को, यानी एक्साइज वालों को भी भेजी जाएगी, कस्टम वालों को भी भेजी जाएगी, और वो जो आपकी इंपोर्ट आ रही है उसके ऊपर फिर जरा कुछ ज्यादा सख्ती होगी, यानी अगर 2 रुपए किसी के लगते तो आपके वहां भी 3-4 रुपए लगेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो ज्यादा। अच्छा, उसके अलावा कॉपीज सर्कुलेट कर दी जाएंगी तमाम इन लोगों को जिनके साथ आपकी बिजनेस डील हो रही है, यानी सर्कुलेटेड टू पर्सन हु मे डिमांड इनपुट टैक्स विद द रेफरेंस टू ब्लैक लिस्टेड पर्सन, सॉरी, जो आपके रेफरेंस से यानी आपकी सेल की बुनियाद पे अपना इनपुट देते होंगे उनको भी कॉपी भेज देंगे, और उनको भी कॉपी भेज देंगे जो के अदर रजिस्टर्ड पर्सन बी वेयर ऑफ हिम, यानी ये मैंने लफ्ज लगाया, बी वेयर ऑफ देम व्हाइल डीलिंग, ताकि जो बाकी लोग आपकी इंडस्ट्री के उन्हें पता होगी यार वो जो शेख साहब की मिल है वो ब्लैक लिस्ट है, उन्होंने डील ना करना। तो ये तो बदनाम ही कर दिया ना रख के। क्या हाल है, दुनिया ऐसे ही तो करती नहीं बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तो आप कभी बदनाम हुए नहीं, आपको क्या पता। अच्छा बच्चों, अच्छा सर ये कल हो गया, हाँ बच्चों वो मैंने निकाल रहा था नई स्लाइड, क्लियर बच्चों? अच्छा, अब ना हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है, एक बड़ा मजे का सवाल लाया हूं आपके लिए। ये देखिए सवाल जो है ना, ये है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 द मंथ ऑफ फरवरी 2020। अच्छा, इसमें ना 2 बंदे, एक ताहा है और एक शान है। ऐसे 2 सवाल मेरी नजर से गुजरे हैं जिसमें एक स्टेटमेंट में 2 बंदे हैं और उनके लिए 2 स्टेटमेंट बनानी पड़ी, और एक ऐसा भी सवाल है जिसमें 4 बंदे हैं, ए बी सी डी तक है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है सिस्टर कंसर्न कंपनियों का इकट्ठा डाटा दे दिया जाए आपको, तो आपको उनके दोनों के लिए अलग अलग रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी सेल्स के हवाले से। अच्छा, तो बच्चों इसके अंदर ये है कि इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स अंडर द कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल आर रिफंडेबल टू द ईच अबव रजिस्टर्ड पर्सन एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड इफ एनी फॉर द फर्दर टैक्स पीरियड 2020। ये सवाल है मार्च 2020 का। चलते हैं, देखते हैं कि इस सवाल में क्या क्या चीजें हैं। हाँ, अलबत्ता ये नोट बड़ा अहम है, इस नोट को हम जरा थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक साहब है जिनका नाम है ताहा साहब है। ताहा साहब का मसला ये है कि ये उनकी परचेजेस है और ये उनकी सेल्स है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि एक वर्किंग बनाए, वर्किंग 1A, ए का मतलब है ताहा, ए का मतलब है ताहा साहब के लिए ए, और उसके लिए फिर बी कर देंगे दूसरा जो है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनपुट को देखते हैं, हमेशा इनपुट्स को पहले देखते हैं। पहले इनपुट टैक्स हम निकालते होते हैं, हमारी आदत है कि पहले आउटपुट से पहले इनपुट टैक्स निकालना। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम इसमें देखा ये करते हैं कि इसमें रजिस्टर्ड सप्लायर कितने हैं, रजिस्टर्ड से सप्लाई कितनी ली है, अनरजिस्टर्ड से कितनी सप्लाई ली है, और उसके अलावा कोई एग्जेम्प्ट वालों से सप्लाई ली है। ऐसे हो सकता है, और क्या होना। तो चलिए देखते हैं कि रजिस्टर्ड वालों से सप्लाई तो कोई ली ही नहीं है। इसका मतलब है यहां पे क्या लग जाएगा, 2 जगह डैश, एक्चुअल वैल्यू और रेट में भी। और एग्जेम्प्ट वालों से भी ली है, एग्जेम्प्ट वालों से, लेकिन एग्जेम्प्ट वालों की जो वैल्यू है उसको हम पिक कर लेते हैं कितनी, एग्जेम्प्ट वालों से भी नहीं ली,
सिर्फ किससे लिए? अनरजिस्टर्ड वालों से लिए। किससे लिए? अनरजिस्टर्ड वालों से लिए। अगर हम हजारों में डाटा कर दें तो 35 कितनी बनी? 3500 की सप्लाई ली हुई है, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अनरजिस्टर्ड से। क्लियर जी? यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। सॉरी टू से, माजरत कर लेते हैं ताहा साहब से। अपनी हरकतें ठीक करें, मुझे तो लगता है ये भी ब्लैक लिस्ट होने वाले हैं। अच्छा, लेकिन अब इसके बाद ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये करते हैं क्या? फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को भी इसी में कवर कर लेते हैं। और फिक्स्ड एसेट में क्या है बच्चों? एक मशीन है, मशीन इन्होंने ली है, ये हम मान लेते हैं, और मशीन इन्होंने रजिस्टर्ड से ली है, और मशीन ली है 5000, क्योंकि 1000 में डाटा है तो 5 मिलियन है, तो उसका जो टैक्स रेट लगेगा 17% निकाल लेते हैं। अभी बच्चों के पास कैलकुलेटर है, 2 मिनट की बात है, तो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। 850 है आपका, क्या आ गया बच्चों? इनपुट टैक्स आ गया। ठीक हो गया बात? तो कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं। क्या हाल है? लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद हमेशा हम एक वर्किंग किया करते हैं, वर्किंग नंबर 2, और वर्किंग नंबर 2 में हम सेल्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई कर लिया करते हैं कि यार हमें पता लग जाए सेल्स किस किस नेचर की है। तो चल के वापस देखते हैं कि सेल्स किस किस नेचर की हैं। तो सेल्स का नेचर जब मैं देखता हूं तो उसको इसने लिखा हुआ है सप्लाईज। तो सप्लाईज है, इसके अंदर इन्होंने रजिस्टर्ड को सेल किया ही नहीं है। इत्तेफाक है, किस्मत की बात है, जितने ग्राहक आए सारे ही लो फॉर इंटरनेशनल। अच्छा, तो लिहाजा हम कहते हैं कि जी ये तो है, होती तो दोनों टैक्सेबल सेल्स ही है ना, तो ये दोनों टैक्सेबल सेल्स होती हैं। तो 2000 की टैक्सेबल सेल्स है, मैंने इसको भी 0,0,0 हजारों में कर लेते हैं। तो अगर ये टैक्सेबल सेल्स है 2000 की, तो अभी तो रेट आपको पता है कि जो सेल होती है उस पर रेट हम फेजिंग में जाके निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने किसको सेल की है? एग्जैम्प्ट को, और की क्या है? जीरो को। तो दोनों यहां ले जाते हैं, एग्जैम्प्ट को भी की है और जीरो को भी की है। अब जो एग्जैम्प्ट को की है वो कितनी की है? एग्जैम्प्ट को की है 35 के 3800, और जो जीरो को की है वो है 2500। ठीक है। आप कहेंगे सर इसको मटेरियल एलोकेट करें, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मटेरियल तो रजिस्टर्ड वाला है ही कोई नहीं, सिर्फ एक मशीन का रेट है, वो आप कहते हैं, तो उसके लिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ रेशियोज की। तो वो भी कैसे कि यहाँ टोटल करते हैं ना आप, ठीक है, तो कर लीजिए टोटल। बस एक चीज कर लेते हैं कि ये नोट पढ़ लेते हैं। कहता है इन केस ऑफ ताहा द मशीनरी हैज बीन यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट एज वेल एज जीरो रेटेड, यानी मशीन का इस्तेमाल सिर्फ दो चीजों के लिए हुआ है। किस किस के लिए? एग्जेम्प्ट और जीरो रेट। तो आपको पता है क्या करना चाहिए था? आपको ये करना चाहिए, आप इन दोनों का टोटल करें। सिर्फ यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ, ये रेशो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मशीन के लिए रेशो चाहिए थी, वो आप निकाल दें। तो इन दोनों का टोटल मारेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 6300। अच्छा, ये याद है कि इसके अंदर ये टोटल नहीं है, घर जाके परेशान हुआ सर ने 6300 टोटल कैसे कर दिया। अच्छा, अब रेशो आप निकालेंगे कैसे? 3800 को 6300 पे तकसीम करेंगे और यहाँ एक रेशो निकाल देंगे, और 3800 को 6300 पे तकसीम करके एक रेशो यहाँ लगा देंगे। तो एक रेशो आ जाएगी कौन सी बच्चों? है? हाँ, 2500 हुई। तो मैं कह रहा हूँ यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जज्बाती हो गया। चले, ठीक होगी बात है? हाँ, ये यस यस यस, दैट्स अ राइट पॉइंट। अच्छा, क्या रेशो आई बच्चों? 0.60 जी, 0.40। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, ये एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो रेशो वगैरह मैं ये निकाल देता हूँ, आप यकीन करें ना तो एग्जामिनर निकालता है, ना ही किसी और किताब में, और ना ही किसी और ने किया है। कभी आप किसी दूसरे टीचर के साथ न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप यार सर क्या करते रहते,
तो ये बता दूं ये मेरी अपनी ही इनोवेशन है, ये किसी ने नहीं कहा, यानी ये किसी ने कोई मुझे नहीं कहा कि ऐसे होना चाहिए। मेरे ज़हन में बस ये फाका बना कि स्टूडेंट को पहले मैं इनपुट टैक्स निकलवाऊं, फिर मैं सेल्स की कैटेगराइजेशन करा दूं, फिर मैं पोर्शनमेंट में लेके जाऊं, तो बच्चा जल्दी से पोर्शन कर लेगा, वरना अदरवाइज पोर्शन उसे मुश्किल लगेगा। तो ये मैंने अंदाजा कर लिया था, उससे फिर मैंने इस चीज को यूं फॉलो करना शुरू कर दिया। अब बच्चों बात आ गई क्या जी, अब बात आ गई अपोर्शनमेंट की। अच्छा, इसमें ना अपोर्शनमेंट की जो वर्किंग होती है वो हमारी वर्किंग नंबर 3 होती है आमतौर पे, जरूरत पड़ने पे एक आध वर्किंग कभी हम बढ़ा भी लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं आपको बताता हूं कि मैं यहाँ लिखता हूं टैक्सेबल, और क्या लिखूंगा एग्जाम्प्ट, और क्या लिखूंगा जीरो रेट। अच्छा, इसमें जो नॉन कैपिटल है उनके सामने मैं क्या डाल देता हूं, डैश। नॉन कैपिटल के सामने क्या डाल देता हूं, डैश। लेकिन जो कैपिटल एसेट है उसके सामने मैं डैश नहीं डाल रहा, आज यहाँ डैश डाल देता हूँ क्योंकि मशीन इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुई। अब मशीन का रेट आया था 850, तो 850 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 0.6 के साथ, और 850 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.4 के साथ, 510 340, ये पूरा हो गया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये रेट आ गया बच्चों। अच्छा, अब ये तो हो गया ना हमारा एक साइड मुकम्मल हो गया रेशो। वो उधर क्यों नहीं निकाली आपने, शाबाश। उसकी वजह ये है कि जो मटेरियल आया था ना वो अनरजिस्टर्ड से आया था, और अनरजिस्टर्ड का मटेरियल मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, फेजिंग हमारी और आसान होगी। कैसे, हम लिख देंगे फरवरी का महीना है, साल चल रहा है 2020, बंदे का नाम है ताहा। ठीक है जी, और यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट टैक्स निकाला जाएगा। आउटपुट टैक्स निकलेगा 2000 आर्टिकल्स बेचे हैं। अगर ये हजारों में ही डाटा रखा गया, मेरा थाउजेंड्स में है, तो ये वाला टैक्सेबल को बेचा गया। ठीक है ना। अच्छा, तो ये 2000 बेचा गया, तो 17% इस पे लगा है टैक्स। कितना लगा, 17%। कितना आ गया, 340। अब इसमें से हमें इनपुट टैक्स निकालना है, तो इनपुट टैक्स निकालेंगे लोअर ऑफ। तो लोअर ऑफ निकालेंगे तो जो एक्चुअल है वो तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, लेकिन जो 90% ऑफ दिस है वो है 340। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो रूल है वो ये कहता है, ये क्या, यहाँ क्या आएगी वैल्यू 306। रूल ये कहता है कि वैल्यू तब ही इधर जा सकती है जब मुआवजनाती वैल्यू मौजूद है, यानी एक्चुअल वैल्यू फॉर कंपैरिजन मौजूद है। तो जब एक्चुअल वैल्यू फॉर कंपैरिजन मौजूद नहीं है, तो ये तो उसकी रेट डिक्लेयर करने के लिए था कि उसमें से इतना हिस्सा ले सकता, ये तो इसलिए था कि उसमें से इतना, जब वो ही मौजूद नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही जैसे किसी बंदे की को ये पता है कि ज़कात 2.5% देनी है, लेकिन ज़कात के मुरव्वजा निसाब में वो आता नहीं है, तो रेट अपनी जगह लिखा रहे, ज़कात उसमें नहीं लगेगी, है ना। ये बिल्कुल, ये तो मुरव्वजा निजाम है ना, लिहाजा यहाँ क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ठीक होगी बात। और ये 340 पूरे का पूरा ही आ जाएगा। लेकिन आप सब बच्चे जानते हैं कि हमने कुछ ना चीजें बेची थी, किसको, अनरजिस्टर्ड को। जरा चेक कर लेते हैं, बेची थी कि देखिए जब आपने सेल की थी तो रजिस्टर्ड तो था ही नहीं, आपने तो सारी अनरजिस्टर्ड को बेची हुई है, तो उसका तो 3% ऐड होना है ना। तो सेल टू अनरजिस्टर्ड, और कितने थे अनरजिस्टर्ड, 2000 की सेल की थी, और 3% उसका ऐड होगा। कितना बन गया, 60 ऐड किया तो ये बन गया कितना, 400 बन गया। अब 400 में से जो इनपुट निकलती है वो सिर्फ एक निकलनी थी, वो कौन सी, मशीन वाली, लेकिन मशीन इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुई। नॉट यूज फॉर क्या लिखा था उसने, एग्जाम के लिए यूज हुई, जीरो के लिए हुई, तो नॉट यूज फॉर टैक्सेबल के लिए वो यूज नहीं हुई, लिहाजा इसका भी क्या लग गया, डैश लग गया। लेकिन जो रिफंडेबल है वो एक बनता है मेरे ख्याल में, अगर वो रिफंडेबल ना लिखे वो ज्यादती है। रिफंडेबल फॉर जीरो रेट,
तो रिफंडेबल फॉर 0 डेट जो आएगा ना वो ये मशीन वाला आ जाएगा। कौन सा? 340, क्योंकि बेशक दूसरा नहीं हुआ लेकिन मशीन तो इस्तेमाल हुई है ना, तो मशीन का उसको देना ही पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया, इसका एक पार्ट मुकम्मल हो गया, सवाल ताहा वाला पार्ट मुकम्मल। अब दूसरा जो पार्ट बनता है वो बनता है किसका? बंदे का नाम पढ़ लेते हैं, शान साहब का। ठीक है जी, पहले फिल्मों में काम करते रहे बड़ा अरसा, फिर उन्होंने कारोबार कर लिया होगा। जाहिर है फिल्मों में इतना काम कहाँ है हमारे यहाँ। अच्छा बच्चों जी बिल्कुल। तो अब इसको बना देता वर्किंग 1B, वर्किंग 1B, और इसको कर देते हैं इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स में हम लिख लेते हैं कि ये भी थाउजेंड्स में लिया गया है। एक नजर भर के इसको देख लेते हैं। सिंपल एनवायरनमेंट है कि यार ये ना करें वरना ये एजुकेशन खराब हो जाएगी हमारी, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से CFE में खिलाफ रहा हूँ कि BB और MBA क्लास बीच में ना रखें, रखनी है तो अलग कैंपस में, क्योंकि उनका मिजाज अलग है। चलिए हम अपनी बात कर रहे थे, हम बात क्या कर रहे थे? सेल्स की बात कर रहे थे। तो नजर भर के देख लिया हमने। चलिए देख रहे थे कि यहाँ पे रजिस्टर्ड से आपने खरीदा है, अनरजिस्टर्ड से नहीं खरीदा, हाँ एग्जेम्प्ट से खरीदा होगा। ठीक है, तो पहले हम यही दो कर लेते हैं ना, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, एग्जेम्प्ट। तो हम ऐसा करते हैं, जो रजिस्टर्ड से खरीदा है वो खरीदा है अपने थाउजेंड्स के हिसाब से खरीदा जाए ना, 11 मिलियन की बजाय 11,000 बन गया। मल्टीप्लाई कर देते 17% से इसको। एग्जेम्प्ट से खरीदा भी नहीं, कहानी खत्म। सॉरी, अनरजिस्टर्ड खरीदा नहीं, कहानी खत्म। ये कितना आया था? 1870। और जो एग्जेम्प्ट से खरीदा है वो लिख देता हूं, क्या हाल है? लिख देता हूं, लेकिन क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा? तो इसको डैश लगा देते। इंपैक्ट तो होना नहीं, लेकिन यहां पे भी कैपिटल एसेट खरीदा गया है। कौन से वाला? मशीनरी। मशीनरी कितने की खरीदी है? 6,000 की। ठीक है, तो 6,000 की मशीनरी यहां डाल देते हैं और इसका भी 17% कर देते हैं। 1020। जरा नोट भी पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा ना नोट में भी चीज लिखी हो। इन केस ऑफ शान द मशीनरी हैज बीन यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। क्या मतलब? इसको प्रोपोर्शनेट ही ना करना, टोटली उठा के डाल देंगे। ठीक है, टोटली उठा के उसमें डाल देंगे। सही है बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो अब ये हम यहां से यहां ले जाते हैं। सेल्स का नेचर देख लेते हैं एक दो। सेल्स का नेचर, सेल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। सेल्स हमने जो की है ना, तो इस बंदे की जो सेल्स है ना वो रजिस्टर्ड को है और किसको है? एग्जेम्प्ट को, जीरो का ही नहीं। तो इसकी दो ही सेल्स है। ठीक है ना, तो यहां ले जाते हैं सेल्स को, कहां पे? टैक्सेबल में। तो टैक्सेबल में कितनी आ गई? टैक्सेबल में आ गई आपकी, टैक्सेबल में आ गई आपकी 10,000 बन जाएंगी ना, 1000 में डाटा रखते हैं फिर। ठीक है, और एग्जेम्प्ट में 5500 बन गया। ठीक है, और जीरो में कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, तो अब रेशियो निकालनी चाहिए हमें? बिल्कुल निकालनी चाहिए। कितनी बनेगी? 1550। 1550। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों? रेशियो क्या आएगी? 10,000 बाय 1550, 0.645 कर देता है, तो फिर इसको 0.35 कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये डन हो गया। अच्छा, अब हम कर देते हैं क्या? नंबर 3B में जाके अपोर्शनमेंट कर देते हैं इसकी। ठीक है, अच्छा
3B में अपॉर्शनमेंट हो गई, तो अपॉर्शनमेंट किसकी करेंगे? सबसे पहले करेंगे टैक्सेबल की, फिर करेंगे एग्जेम्प्ट की, और फिर करेंगे किसकी? जीरो की। जीरो के लिए तो हमें चाहिए कुछ नहीं ना, डैश कर देते, वो तो हुआ ही नहीं, सेल ही नहीं हुई। अच्छा, तो यहां पे क्या होगा कि हम इसको पकड़ेंगे, ये 1870 को, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.65 से, कितना आ जाएगा? 1215। ठीक है, और दूसरे वाले को 655। और मशीन डायरेक्टली उठा के यहाँ लिख देते हैं कैपिटल, और ये मटेरियल, तो कैपिटल का जो है यहाँ सीधा ही लिख देते हैं, कितना जी? मशीन का 120220। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी फेजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो फरवरी 2020 है ये, बंदे का नाम है शान, बाकी आप खुद ही लिख लेंगे। तो यहां लिख देते हैं आउटपुट ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो टैक्सेबल गुड्स है वो कितनी है? शाबाश, कितनी है? 10,000। 10,000 का 17%, 10,000 का 17%, 1700 आ गया। अच्छा, अब इसका लोअर ऑफ लेना है, क्योंकि हम निकालने नहीं, पहले लिख लिया है इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स के लिए लोअर ऑफ, तो लोअर ऑफ क्या आएगा? एक तो आप देखिए ये आ गया ना 12, एक्चुअल आ गया 1215, और दूसरा क्या आ गया? 90% ऑफ 1700, 1530। तो ये लोअर ऑफ हो गया। ठीक है, तो हम 1215 को यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ये निकल गया 485 रह गया हमारे पास। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब सेल टू अनरजिस्टर्ड इस्तीफा है कोई? सेल टू अनरजिस्टर्ड हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन मशीन हमने एज एन इनपुट इस्तेमाल की थी, और मशीन ओनली यूज हुई थी किसके लिए? 1000। टोटल क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, 535, लेकिन ये आ गया नेगेटिव में चला। अगले महीने ट्रीट हो जाएगी, यानी ये ना, ये पेएबल टैक्स, टैक्स पेएबल, पेएबल क्या आ गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों क्या आ गया? कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड इस वक्त कोई नहीं होगा, और इसी तरह क्या नहीं होगा? रिफंडेबल भी कोई नहीं होगा। दोनों में फर्क जी, सारे का सारे। असल में वो प्लांट एंड मशीनरी हमने इस्तेमाल नहीं की इसके लिए, वो इस्तेमाल ही सिर्फ की टैक्सेबल के लिए, और जो बाकी चीजें हैं कि हमने जीरो सप्लाई की ही नहीं है, जीरो कोई किसी सप्लाई नहीं की। देखिए ये जैसे यहाँ पे देखिए जो सप्लाईज आप देखते हैं, तो देखिए किसको नहीं की सप्लाईज आपने? जीरो रेट को कोई सप्लाई नहीं की। तो जब सप्लाई नहीं की तो फिर एग्जाम्पल किस बात का हम रिफंड मांगे? जीरो रेट को सप्लाई ही नहीं की होती तो जरूर रिफंड बन जाए जी, रिफंडेबल होता है ना, जो आपने एक्सपोर्ट किया है। जो एग्जाम्प्ट है वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन था ना, उसके अंदर वो पॉइंट लिखा हुआ था कि जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हम लेते हैं वो रिफंडेबल क्लेम करने के लिए हमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लेकिन सेल तो की हो ना। बिल्कुल सर, लेकिन वो अगर टैक्सेबल के लिए यूज हुआ तो प्लांट एंड मशीनरी अगर फिक्स एसेट है तो वो तो रिफंड होना चाहिए।